ये रिश्ता जो है और आगे गहरा होगा और बातचीत हमारी जुड़ेगी हमारे इकट्ठे काम करने के साथ भी। किस तरह का काम झारखंड में मैं इस समय कर रहा हूं उसको मैं आखिर में रखूंगा ताकि आप भी जो है इसमें कैसे जुड़ सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करें। दिन शुरू करते हैं राष्ट्रीय संदर्भ में अपनी बात को। यदि अपन नजर दौड़ाएं तो युद्ध चल रहा है दुनिया में। युद्ध के साथ साथ जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं उसकी भी कुछ नजरें तो उसमें चीन उभरा है और उसने अमेरिका को चुनौती दी है। अभी ईरान ने अमेरिका को चुनौती दी। तो जो नए देश जो कि कभी गुलाम भी हुए उनमें से कुछ देश खास करके चीन को भुगतना पड़ा। जापानी साम्राज्यवाद का जो अनुभव था उन्होंने अपने आप को नव उपनिवेशवाद से कॉलोनियलिज्म से साम्राज्यवाद से बचाने का रास्ता अपनाने की सोची। इसी तरह से ईरान ने भी अपने आप को मजबूत किया और आज उसने अमेरिका को दुविधा में डाला हुआ है। अमेरिका कह तो रहा है, ट्रंप कह तो रहा है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अमेरिका उसके ऊपर बम बसा रहा है लेकिन ईरान डटा हुआ है। अमेरिका ने चीन के साथ एक बार दोस्ती भी की थी क्योंकि वो उसको सोवियत यूनियन से चीन को अलग करना चाहता और उनके आपस में विरोध हुए थे। लेकिन चीन ने क्योंकि एक ऐसी रणनीति अपनाई कि वो देश आज अमेरिका को चुनौती दे पा रहा है। चीन हिंदुस्तान के बराबर ही था। 1986-87 की बात करें या 90 की बात करें तो हमारी जो उपलब्धियां थी या उनकी उपलब्धियां जो थी खास करके आत्मनिर्भर होने में कोई ज्यादा फर्क नहीं था क्योंकि 1950 की नीतियों के आधार पे उन्होंने भी जब अपनी विकास की प्रक्रिया शुरू की और हिंदुस्तान ने भी प्रक्रिया शुरू की तो उसमें ये था कि हम यदि नई तकनीकों को अपनाना चाहते हैं जैसे कि बिजली का उत्पादन लीजिए जिसके ऊपर हम लोग आप सब लोग आज उसके बिना रह नहीं सकते। इस पे आधारित है हमारी अर्थव्यवस्थाएं, हमारी सामाजिक दिनचर्या। उसके लिए जो भी मशीनरी बनानी है, जो भी औजार बनाने हैं, वो हम देश के अंदर उसका निर्माण करें। कोयला उत्पादन करना है, हम यहाँ पे उसका उत्पादन करें। हमारा माना जाता है कि ये कोयला जो है ना तो स्टील के लायक है और ना ही ये बिजली उत्पादन के लायक है क्योंकि इसमें राख ज्यादा है, राख फैली हुई है इनकी परतों में और उसको साफ करना आसान नहीं है। ब्रिटिश वैज्ञानिक कहा करते थे कि कोयले का इस्तेमाल हिंदुस्तान कर नहीं पाएगा और इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने कहा आप लोग स्टील मिल क्यों लगाना चाहते हैं, आपको सिर्फ उद्योगीकरण मत करो, सिर्फ आप जो है खेती करो या हमें कॉफी चाय इसको एक्सपोर्ट करो और मिनरल्स को एक्सपोर्ट करो, कोयले को एक्सपोर्ट करो जो है जिनका यदि कोई इस्तेमाल आयरन लोहे का जो आप निर्यात हमें वो ऐसी इकोनॉमी की एडवाइस देते थे ये देते थे लेकिन हमने नहीं मानी। हमने
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, मीकॉन, जिनके रांची में ही हेडक्वार्टर्स है, इनकी स्थापना की धनबाद, जिसमें सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट था, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन था। शायद इनके नाम आपने सुने होंगे, कभी धनबाद गए होंगे। ये रांची के जो मैंने अभी बड़े संस्थानों का नाम किया, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, मीकॉन, इनकी सबकी हमने स्थापना की। ये 1950 के बाद हुआ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय अपन ये सारी मशीनरी जो है आयात किया करते, जितना भी ट्रांसफार्मर था, जनरेटर था, ये सब अपन, टरबाइन था, ये सारा अपन आयात करते थे। लेकिन हमने बनाना शुरू कर दिया, टेक्सटाइल की मशीनरी बनाई, बिजली के उत्पादन के जितने संयंत्र थे उसको बनाया, हमने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। मैं और बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मुख्य बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केंद्र बिंदु ये है कि हमने अपने पाँव पे खड़े करने के लिए अपने आप को, हमारी अर्थव्यवस्था को, उसके लिए जितना मशीनरी बनाना था, जितना उसका कच्चा माल था, उसका उत्पादन करना और यहीं पे उसका खपत करना अपने लिए जरूरी समझा। ऐसा रास्ता आजादी के आंदोलन का रास्ता, ये आजादी के आंदोलन के दौरान ये कल्पना रखी गई थी। नेहरू, अंबेडकर, गांधी, EMS नमूद्रीपाल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब की सोच यही थी कि ऐसा आत्मनिर्भर भारत होगा जो कि अपनी खपत के लिए अपनी जरूरतों को आप पूरा कर पाएगा, चाहे उद्योग हो, चाहे खेती हो। खेती के मामले के बारे में मैं, खेती का मामला ये था कि 1948 में एक राधाकृष्णन कमीशन था, उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया। वो 1948 जो कल्पना थी उसकी, उसने कहा 100 में से 93 पुरुष और महिला दोनों मिला के 100 में से 93 वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिसरों में रहते हैं। 60% ही, सिर्फ 100 में से सिर्फ 8 शहरी अर्थव्यवस्था के साथ या शहरी परिसरों के साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक ऐसी कल्पना की कि ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण हो कि जो हमारे यहाँ पे जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो कृषि के साथ जुड़ी हुई है, ग्रामीण उद्योगों के साथ जुड़ी हुई है, किसान के साथ जुड़ी हुई है, कारीगर के साथ जुड़ी हुई है, वहाँ के जो भूमिहीन मजदूर के काम के साथ जुड़ी हुई है, या आदिवासी परिवारों के जो जंगल के ऊपर निर्भर थे, वो किसानी भी करते थे। मेरी पत्नी है डॉक्टर अर्चना प्रसाद, उनका इस पे बहुत काम है कि जो हमारी जो जंगल की भी अर्थव्यवस्था थी, जल, जंगल, जमीन, उसका सिर्फ वो वानुपजी नहीं करते थे, वो खेती भी करते थे उसी इलाकों में। तो मैंने वो उन पेपर्स को साझा भी किया है के साथ, उसने शायद उसकी एक की मेरा ट्रांसलेशन करके, हिंदी में अनुवाद करके भी जो है उन्होंने उसको आपके सामने रखा। चाहे अपन जंगल की व्यवस्था लें या हम जो है जो खेती की व्यवस्था लें, उसकी जो कल्पना की गई राधाकृष्णन कमीशन में, यदि उसको देखें तो उसने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था तकरीबन जो है 2 लाख के करीब की पॉपुलेशन की 1980 में भी जब हमने मापा तब लोग आया जाया करते थे, मतलब जो उसमें आपस में व्यापार होता था वो इंटरनल ट्रेड, अंदर का ही व्यापार, गांव शहर में, गांव और गांव के बीच में। ये ऐसी 3500 अर्थव्यवस्थाएं थी देश में,
कि पहाड़ी इलाकों में अलग, जंगल के इलाकों में अलग, समुद्र के आसपास अलग, और नहरों के आसपास हो या सूखा एरिया में हो, तो ये 3500 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं थी। इसी की कल्पना राधा कृष्ण कमीशन में की जाती है कि उनको अपन आत्मनिर्भर बनाए, मतलब वो अपना अन्न भी पैदा करें, अपने औजार भी पैदा करें। ये हमारी आजादी के आंदोलन की कल्पना थी, क्योंकि वो एक लोगों के संघर्ष से निकली हुई कल्पना थी। वो नेहरूवियन भी थे, उसमें अम्बेडकराइट्स भी थे, गांधीयन भी थे, वामपंथी भी थे, सामाजिक सोशलिस्ट भी थे। ये सारे विचार जो है उनका कंसेंसस बना, मतलब उनका एक आपस में साझापन ऐसी जो आत्मनिर्भरता का सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं कि आत्मनिर्भर होंगे, वो अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था पे भी आत्मनिर्भर होंगे। क्योंकि मशीनरी पैदा करने के लिए तो BHEL जो है, हायर इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो है, बीकॉन है, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद की है, या NML है, नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर है, ये सारी तो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर होंगी। लेकिन स्थानीय अर्थव्यवस्था कृषक है, आदिवासी है, मजदूर साथी है, कारीगर है, वो और छोटा व्यापारी है, ये सभी मिलके जो है अपनी एक अर्थव्यवस्था जो उनके है उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे। और उनका रास्ता सोचा गया, एक रूरल यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। कल्पना कोई 800 पेज की रिपोर्ट थी, उसमें तक 566 पन्ने जो थे अप्रोक्सीमेटली। यदि आप अनेक्शर भी लगा दे तो और ज्यादा था, क्योंकि अनेक्शर्स में नाम था, कहाँ पे वो गए, सारी दुनिया में घूमे, उन्होंने दुनिया के सारे मॉडलों को मूल्यांकन किया, कहा लेकिन वो मॉडल हमें सूट नहीं करते, वो हमारे उस काम के नहीं है जिस काम को हमने लेना है, जिस उद्देश्य को लेके कि हमने स्थानीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है, उसके लिए वो काफी नहीं है या ठीक नहीं। इसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण कैसे करें उसकी कल्पना तो हो गई, लेकिन जो शासक वर्ग था उस समय का मंत्री या बड़ा इदारेदार, उनको स्वीकार नहीं, जो बड़ा जमींदार था उसको स्वीकार नहीं। तो ये उन्होंने कहा कि ये किसान, कारीगर और मजदूर की जो अर्थव्यवस्था है वो अपने में आत्मनिर्भर हो जाए, जो है ये आदिवासी अपने में आत्मनिर्भर हो जाए और उसको 100 में से 30 रुपए ही बाहर से देने पड़े अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, बाकी वो अपने आप ही उत्पादन कर ले। ये बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यदि इसकी कल्पना को देखें कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी आत्मनिर्भर बनाना और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी निर्भर बनाना, क्यों बनाना? क्योंकि साम्राज्यवाद का जो अनुभव था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का, हम क्या करते थे, कच्चा माल बेचते थे, किसान जो है हमारी मलमल बनाकर कि बांग्लादेश में ढाका में ढाकाई मलमल सब लोग जानते थे, दुनिया में मशहूर थी, पश्मीना दुनिया में मशहूर था। हमारे बहुत सारे जो जड़ी बूटियां थी जंगल की, वो दुनिया में इस्तेमाल होती थी, हम जाती थी। तो ये जो देश में भी उसका इस्तेमाल होता था, है ना, देश की खपत में, तो सारी जगह जंगल तो नहीं था ना, जड़ी बूटी नहीं था ना सब जगह। तो ये जो है उसका इस्तेमाल होता था जहाँ पे, लेकिन जो अपनी बुनियादी जरूरतें हैं उसको आप पूरा कर सकें, 100 में से 70 के करीब, और 30 जो है उसको खर्च करना। ये अर्थव्यवस्था की कल्पना करना इसलिए जरूरी था क्योंकि साम्राज्यवाद का अनुभव था कि उसने हमारे को निर्भर कर दिया था और उसी से ड्रेन होता था। हमारी डॉक्टर गुप्ता पटनायक ने साथी, उन्होंने पूरा ड्रेन
दादा भाई नरोजी ने का नाम सुना होगा, शायद आपने अपने पुस्तकों में पढ़ा होगा। उन्होंने बताया कि यहाँ से पैसा बाहर जाता है, उसी से यूरोप बना, ब्रिटेन बना। मैं मैनचेस्टर जब था तो बड़ी बड़ी इमारतें थी जो कि उसका सारा पैसा हमारे देश से इकट्ठा किया गया था। इसको परिवेशवाद कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं, जिसका गुलामी कहते हैं। कि हम गुलाम, हम आत्मनिर्भर नहीं थे, अपन गुलाम थे, हम डिपेंडेंट थे, निर्भर थे उनके ऊपर। यदि और 1900 जो मैं खेती की बात कर रहा हूँ, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत और जैसे ऐसे कई और लीडर्स थे जिनको ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि आत्मनिर्भर हो, स्थानीय अर्थव्यवस्था, उसके ऊपर उनकी साझापन नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि भूमि सुधार हो, भूमि का बंटवारा हो, कृषक के पास जाए, कारीगर और मजदूर जो है आदिवासी, वो उसको अधिकार मिले। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो तकनीक के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ जो है, अंग्रेजी में कहते हैं जेंटलमैन फार्मर बना देंगे, और वो इतनी उत्पादन करेगा कि सभी को खाना दे देंगे। और उन्होंने मेरा प्रदेश पंजाब, हरियाणा, जहां से मैं आता हूं, वो चुना गया, वेस्टर्न यूपी चुना गया। 4 प्रदेश चुने गए जहां पे सारी, उन्होंने कहा वो तकनीक का इस्तेमाल करके, क्योंकि वहां पे पानी है। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर डालिए, उर्वरक डालिए, उसमें ये कीटनाशक इस्तेमाल करिए, बिजली का उत्पादन करिए, जो हो रहा है उसका इस्तेमाल करिए, और पानी खींचिए और फसलों को बढ़ाइए। लेकिन उन्होंने जो खेती का जो मॉडल चुना, वो अमेरिका का मॉडल था, जिसको राधाकृष्णन कमीशन की रूरल यूनिवर्सिटी जो था, उसमें उसको रिजेक्ट किया गया। मैंने ये जो आजादी के आंदोलन के बाद की जो अर्थव्यवस्था खड़ी की गई और जो उसके विरोधाभास थे और जो उसकी चुनौतियां थी, उसका इतिहास इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब जब मैं आज के संकट के पास पहुंचूंगा, जो कि मैं पहुंचने वाला हूं बहुत जल्दी से, मैं उस कल्पना का जो कि आजादी के आंदोलन से निकला हुआ, हाँ, लेकिन उसका अभी कहूंगा कि वो चाहे जो भी अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई थी, लेकिन उसमें एक बात जरूर थी, जो हरित क्रांति का था, कि फर्टिलाइजर जो है, सिंदरी का नाम सुना है आपने, है ना, बिहार में, धनबाद के पास ही है। वहां पे एक डॉक्टर के.आर. चक्रवर्ती हुआ करते थे, कहते थे अपन फर्टिलाइजर जो है, अपन आयात नहीं करेंगे, अपन बनाएंगे। उस समय दुनिया में जो है जर्मनी बनाता था फर्टिलाइजर, वो जो है, और जो दूसरे देश जो थे उन्होंने तेल की उत्पादन शुरू कर दिया, और फिर अमोनिया, नैप्था बनना शुरू हो गया था, जिससे कि यूरिया बनता है। आप लोग शायद यूरिया इस्तेमाल कम करते होंगे झारखंड में, लेकिन पंजाब होता है यहाँ, वहां पे पंजाब में, हरियाणा में मैं आता हूँ, मैं अमृतसर का हूँ, और वहां पे जो है खूब यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, फॉस्फेट डालते हैं। कहा इसका निर्माण हमें आप करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए। सिंदरी में अभी भी वो जामाडोबा जो सेंटर फ्यूल रिसर्च जो ईंधन की शोधकर्ता के लिए जो संस्थान है, उसके पास ही है, सिंदरी ज्यादा दूर नहीं है उससे। तो वहां पे फर्टिलाइजर FGDIL कहते थे, जैसे बीकॉन है यहाँ पे, उसी तरह से FGDIL का स्थापना शुरू हो गई, उसी से बना EIL,
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये सारे दिल्ली साइंस फोरम के मेंबर थे, जिसका मैं संस्थापक था, मैं और प्रवीण और मेरे प्रवीण का भी शायद आपने नाम सुना होगा, जिनके साथ जुड़ा हुआ है। मोदी सरकार ने जेल में डाला हुआ था, केस डाले हुए 4 डाले उसके ऊपर। तो ये जो हम इन इंजीनियर्स के वो सारे आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। चलो ये रास्ता चुना गया है, क्योंकि हालांकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को उतना आत्मनिर्भर नहीं बनाता, लेकिन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है हमारी, कम से कम वो आत्मनिर्भर। उन्होंने उस आत्मनिर्भरता के लिए सिंदरी में ये सारे संस्थानों का निर्माण शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अपन कोयले को गैस बना सकते हैं, कोयला गैसिफिकेशन कर सकते हैं। ये CFRI जामादोबा में उसी के साथ टाटा का वो कॉलरी है, टाटा कॉलरी है, जिसमें मेरे नाम का साथी है, मेरा कजन है, वो वहाँ पे इंजीनियर भी रहा। मेरी बहन उससे शादी हुई, तो मैं उनके घर जाता था, उनसे मिलता था। मुझे मालूम है कि टाटाज और CFRI के बीच में कोई दीवार नहीं थी। टाटाज को बनाने वाले, जो बड़ी पूंजी को बनाने वाले भी जो है, खास करके जिन्होंने औद्योगिकरण किया, उसको भी यही पब्लिक सेक्टर था और रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही इंजीनियर्स थे जिसकी स्टेज थी। और इसीलिए वो जो है दुनिया के बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चुनौती भी दे पाए थे, चुनौती दी। और 1980 में मैंने एक पेपर भी लिखा कि अपन 60 से 70% आत्मनिर्भर हो गए थे मशीनरी बनाने में, यूरिया बनाने में, और जितने भी हुआ। लेकिन आज की हालात में मैं अब पूछने वाला, बीच में बहुत सारे साल है, मैं 40 साल की बात यदि करना शुरू करूँ, क्योंकि नवउदार बात जिसकी बातचीत मैंने इस पेपर में की है, मैंने ये जो पुराना इतिहास है इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन इसको यदि समझना है कि ये कैसे अलग था, वो बगैर इतिहास के समझना मुश्किल है। आज़ादी के आंदोलन संघर्ष के दौरान से जो निकली हुई कल्पना, जो नीतियाँ थी, उसको जो है बगैर समझे और इसके साथ जो अंतर है बिना समझे आप नया रास्ता निर्माण नहीं कर सकते। आज के संकट से कैसे उभरना है, उससे उभर नहीं सकते। तो क्या किया, कहा नई नीतियां बनी कि उस समय कंप्यूटर आना शुरू हुआ, ये सोलर की बात हो रही थी, फोटोवोल्टिक सोलर पैनल देखते हैं ना, इन सब की बात शुरू हो गई। जो जैविक तकनीक है, बायोटेक्नोलॉजी है, जिससे कि बीटी कॉटन का नाम सुना है? तो ये जो बीटी है, ये बना बायोटेक्नोलॉजी, मतलब जीन को अलग कर लेना और बीटी को मॉडिफाई कर लेना, उसमें कुछ इंसर्ट कर लेना। ये जो है हमने सीख लिया था जैविक तकनीक है, और इसका इस्तेमाल कर दिया। लेकिन इसका इस्तेमाल किया सूखे से लड़ने के लिए नहीं, जाड़े से लड़ने के लिए नहीं किया कि नहीं अपन जो है रोगों से लड़ेंगे या कीटों से लड़ेंगे। लेकिन कीटों से और रोगों से लड़ने के बाद हमारी और बहुत सारी जानकारी थी। हम तो जो है मिश्रित खेती करते थे, उसी से हमारे कीट कम रहे। अब हम कीटनाशक दवाई थोड़ा करते थे, कीटनाशक दवाई तो 70 के बाद शुरू हुई है, और एक्सेल बनाना सबको जानता हूँ, शराब को, खटा को, इनको सबको, मेरा बहुत सारा काम है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर। तो ये जो था, ये जितना भी सारा ये जो बात हुआ, ये तो 70 के उससे पहले के अपन अपने पौधे को संरक्षण नहीं दे पाते, देखते थे कैसे क्या वर्क नहीं देते थे, देखते थे। लेकिन हाँ, हमन की अर्थव्यवस्था में भूमि के विषय उसमें हमारे को लाभ नहीं मिलता था, जो मेहनत करता था, जो मेहनत किसान था, उसकी लड़ाई थी। लेकिन जो हाँ बहुत सारी
उत्पादन की शक्तियों को भी विकसित करने की जरूरत थी, उसमें नई तकनीकें भी काम आ सकती थी। ये चर्चाएं शुरू हो गई 85-86 कंप्यूटर आया, तो भाई इसको भी हमें अपने इसको आत्मनिर्भर बनना है, तो नई संस्थाओं का निर्माण की बात शुरू हो गई। लेकिन ये जो है आज शासक वर्ग के एक बड़े हिस्से को मंजूर नहीं किया, कहते थे नहीं नहीं, इसके कारण तो हमारा जो विकास की दर है, विकास देश ही नहीं पूंजी के विकास की दर, बात को नोट करिएगा, पूंजी के विकास की, बड़े दानेदार की पूंजी का विकास का दर कम है हिंदुस्तान। तो हमें फोर्ड बनना है, फोर्ड की कार का नाम सुनो, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ नहीं है, और इसीलिए हम जो है नई तकनीकों को स्थापित नहीं कर पाते। ये बहुत हमारी बहुत सारे लोगों की पेपर्स हैं उस समय के, हमने विरोध किया, ये जो रास्ता है ये तो नवोपनिवेशवाद का रास्ता है, गुलामी का रास्ता है। आपको आत्मनिर्भर बनना होगा, जैसे आपने बिजली के उत्पादन में अपने आप को, फर्टिलाइजर के उत्पादन में या किसी दूसरे उत्पादन में आपने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है, आपको नई तकनीकों में भी आत्मनिर्भर होना होगा। लेकिन कहा नहीं, आयात हो सकता है, टेक्नोलॉजी आयात हो सकती है। टेक्नोलॉजी कोई अपने लिए बनाता है, अपनी जरूरतों के लिए बनाता है, आप ये नहीं बनाता, और वो जब बना लेता है, और एक तो हो सकता है वो आपकी जरूरत के लिए ना हो, क्योंकि जो यूरोप में चुनौती है कृषि की, वो देश की चुनौती नहीं है। हमारा कोयला जो है वो उनका कोयला नहीं है, तो हमारी तकनीक की चुनौती भी अलग हो सकती है, उनके पास तकनीक है ही। लेकिन ये मान लिया शासक वर्ग के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने, टेक्नोलॉजिस्ट में भी कुछ लोगों ने, तो भाई हाँ नहीं आयात हो जाए, अपन खुला कर देंगे टेक्नोलॉजी को, आ जाए, बाहर से विदेशी पूंजी आएगी, वो आगे कर देंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया जाए। लेकिन हुआ क्या, आज मैं सीधा 40 साल के बाद का उसका मूल्यांकन देने वाला हूं। वो मूल्यांकन ये है कि 124 सेक्टर हैं हमारे, उसमें से 107 सेक्टर मतलब विभाग कर दीजिए, मतलब 124 यदि विभाग है तो 107 विभाग जो है वो 70% आयात करते हैं अपनी उत्पादन का जो मूल्य, उसकी जो वैल्यू है उसको आयात करते हैं। मतलब कहीं और जहाँ उत्पादन होता है वहीं पे रोजगार पैदा होता है, यहाँ रोजगार पैदा ही नहीं होता। और यहाँ की जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल भी उसमें इस्तेमाल नहीं होता, यदि होता है तो बहुत कम होता है, क्योंकि उसका कच्चा माल अपन बनाते ही नहीं, चाहे वो सिलिकॉन वेफर हो या पैनल हो, जो इनपुट काफी कंपोनेंट्स हैं उसको अपन बनाते हैं। आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बैटरी जो है, उसका जो लिथियम है आपके पास है नहीं, वो किसी और देश के पास। तो जितनी भी नई तकनीकें, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये मोबाइल आपके हाथ में, अखिलेश के, मेरे हाथ में, राहुल जी के हाथ में, सबके हाथ में जो है, इसका सारा जो कंपोनेंट्स है उसकी वैल्यू जो है कहीं थोड़ी रुकने की जरूरत है। यदि महिला साथियों को तो हम रुक सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है कि चालू रखें, हाँ बात, क्योंकि यदि आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारा यदि आयात ही होता है, 124 सेक्टर जिसमें हजारों प्रोडक्ट्स हैं उत्पादन, उनका जो पूरा 100 से 70% में जो है वो आयात के ऊपर आधारित है। तो यहाँ उत्पादन नहीं होता, यहाँ का कच्चा माल इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ की मशीनरी इस्तेमाल नहीं होती, यहाँ का कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं होता, तो कहाँ से बेरोजगारी बंद होगी? हो सकती है क्या? क्योंकि उत्पादन ही नहीं है यहाँ पे, आप कहीं से और आयात कर रहे हैं
तो मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है। इंडिया रैंक्स अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टिंग कंट्री। इसकी आयात की पूरी मूल्य है $700 बिलियन और जो हमारा जो तेल इस्तेमाल होता है, जो गैस इस्तेमाल होती है, जो ईंधन जिसको अपन कहते हैं या उससे अपन पेट्रोकेमिकल्स बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं, ये मटीरियल बनते हैं सारे, ये सारे जो है ये इसका जो पेट्रोलियम है उसको आयात करते हैं। पहले तो जो है इसका जो कम से कम रिफाइनिंग होता था, मतलब उसको साफ किया जाता था, जैसे कोयले को साफ करने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से तेल को भी, उसकी रिफाइनरी जो है IPCL थी, इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, वो जो है उसको बेच दिया पिछली सरकार ने, सवारी ने नहीं, उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया। मेरा ख्याल वो NDA 1 की सरकार में हुआ है, जहाँ तक मुझे याद आ, मैं हो सकता है कहीं मुझे गलती ना लग रही हो, भूल ना हो रहा हूं। इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड जो होती थी बड़ौदा में, उसके जो R&D के चीफ थे डॉक्टर TC राव, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, जानकार थे। वो हमारे डायरेक्टर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के। वो जो है उन्होंने वो IPCL के R&D की हेड हुआ करते थे, उसके ऊपर अंबानी निर्भर करता था। सीधी अंबानी के कमरे में कभी भी वो घुस सकते हैं, कभी उनके घर में आ सकते हैं, कहा सिर्फ बेल बजाओ और आ जाओ, मेरे को बताया करते थे कि इतने निर्भर थे। तो ये जितनी भी बड़ी रिफाइनिंग भी जो होती थी वो उसको बेच दिया है। और इसका सबसे बड़ा लाभ जो हुआ, तो अपन भाव बढ़ता है और अपन फिर उससे पेट्रोल आते हैं या रिफाइन पेट्रोलियम चाहे वो वेनेजुएला से आए या UAE से आए या रशिया से आए, उनसे भी आए, वो सारा जो तेल है उसका उसकी बहुत बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था में हर जगह जरूरत है। कहीं भी चाहे हमारा जनरेटर है इधर से चलता है, हाँ, हमारी गाड़ियां चलती हैं, हमारा पूरी अर्थव्यवस्था जो है तेल के ऊपर निर्भर है। फर्टिलाइजर हमारा लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जो इसी भी जब 2014 के बाद भी जब हमें मालूम था कि हमारा आयात बहुत ज़्यादा हो गया है और दुनिया बदल सकती है, ऑलरेडी चुनौती आनी शुरू हो गई थी। 2020 में हमने फैसला लेते हैं, 19-20 में या 17-18 में, कि भाई अपन इसको दोबारा लिक्विफाइड नेचुरल गैस आयात करके बनाएंगे। बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। फिर आपके आज जो सारे 5 प्लांट थे जो आपके नए लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर फर्टिलाइजर बनाते हैं, उसमें से सारे प्लांट जो चालू हो चुके थे उनकी 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया था, मतलब उसका उत्पादन 100 में से 90 अपन प्राप्त कर पाए। लेकिन वो आज 40 पे आ गए, क्योंकि हमारे पास गैस ही नहीं है, हमारे पास डीजल नहीं है। हमने अपनी आत्मनिर्भरता बनाने की बजाय गुलामी और जो डिपेंडेंस जो है जो स्थापित की उनके ऊपर, उसकी कोई हद ही नहीं है। यदि मैं बताऊं, मैंने तेल का बताया, इलेक्ट्रॉनिक सारा मैंने बताया, जितना भी मोबाइल, इसी तरह से जो सोलर पैनल है वो सारी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आजकल, अभी दिल्ली ने, आज मैंने अखबार में पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया का यहाँ का अखबार आया था जो रांची से निकलता है एडिशन, कि दिल्ली सरकार ने कहा 2028 तक सारे दिल्ली में व्हीकल जो होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, बैटरी के ऊपर व्हीकल होंगे, वो पेट्रोल पे नहीं, इंटरनल कंबस्शन इंजन नहीं होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। 2028, आज 26 है हमारा, 1.5 साल पूरा निर्यात होगा, आयात होगा, पूरा इंपोर्ट होगा।
आप सोच सकते हैं कि जिस अर्थव्यवस्था की अभी कल्पना की जा रही है वो क्या आत्मनिर्भर होगी? सवाल ही नहीं होगा। चाहे वो सोलर पैनल हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स हो। मैं डिटेल में ना भी जाते हुए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव वगैरह छोड़ दीजिए, वगैरह जो स्कीमें हैं वो कितना कर पाई हैं, फार्मास्यूटिकल है, कितने नहीं है। लेकिन मैं मुख्य बात, और इसकी डिटेल आपके पेपर में है, मैं उसको नहीं, ये जो है संकट आपका कि जो नया नीतियां भी जो इस समय बनाई जा रही है वो कहीं भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नहीं। इसका मतलब क्या है? महंगाई भी, क्योंकि यदि इन्होंने मोदी जी ने फैसला किया कि अपन इजराइल के साथ जाएंगे, अमेरिका के साथ जाएंगे, रशिया के और इजराइल के साथ, चाइना के साथ कुट्टी है, और उन्होंने तेल के दाम बढ़ा दिए, डबल हो गया था, ट्रिपल हो गया है। पिछले महीने हमारा जो फर्टिलाइजर की आयात का बिल है, सब्सिडी है, या तेल का और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आयात का बिल है, उसको कौन भरेगा? आप और हम भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे महंगाई। तो ये मैं इस बात को समेट रहा हूँ अब, और मैं दूसरे हिस्से में जाने वाला हूँ कि चुनौती कैसे थी, क्योंकि ये ना तो रोजगार पैदा कर रही है, ये महंगाई कर रही है, ये रास्ता, और ये जो है हमें को गुलाम भी बना रही है कि हमारे यहाँ सारी चीजों का बना रहता है संकट कि कब पता नहीं तेल आएगा कि नहीं आएगा, गैस आएगी कि नहीं आएगी, फर्टिलाइजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लंबी जो लाइनें लगी रहती हैं, किसान आंदोलन में उतरता है इसी के लिए कि नहीं कि तो मेरे को किसी तरह से फर्टिलाइजर का बैग मिल जाए। इंडस्ट्री बंद हो जाती है, चाहे वो झारखंड से मजदूर हो या बिहार से मजदूर हो, जो दिल्ली में आके काम कर रहा है उसको जो है कितना दाम मिलता है? 9,000, 10,000, 12,000 रुपया प्रति महीने। उसमें जिया जा सकता है दिल्ली में? मुझे मालूम है नहीं जिया जा सकता, लेकिन लोग जी रहे, 6 लोग एक कमरे में रहते हैं, वो जीवन नहीं है। वो 75 साल के बाद देश की कल्पना करे कि भाई ना रोजगार है, महंगाई है लोगों को, और 80 करोड़ लोगों को हमने राशन के ऊपर निर्भर कर दिया। और जरूरत ये इसी पूंजीवाद का जो रास्ता अपनाया गया और ऐसे डिपेंडेंट पूंजीवाद था जो कि गुलाम था, दूसरों पे निर्भर था, उसका रास्ते का नतीजा था कि हमें जो है 80 करोड़ के करीब लोगों को आजकल 5 किलो राशन दिया जाता है। अभी जो है इतना जो कि गरीबी रेखा के नीचे लोगों को दिया जाता है, और मुफ्त, और उस ये नहीं है, ये आपके और हमारे ही से जो टैक्स लिया गया है उसी के द्वारा, ये इनकी कोई गिफ्ट नहीं है। मतलब ये हमारा हक है कि यदि अपन इस देश के नागरिक हैं, हमने इस देश को बनाया है, हम सब लोग टैक्स देते हैं। जब आप कोई भी आइटम खरीदते हैं, चाय खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, ये इसमें आपका टैक्स है। ये मत मानिए कि टैक्स करता जो है, जो देने वाले जो है वो बहुत छोटे कम नहीं, आप भी टैक्स, बल्कि इस हिंदुस्तान में जो बड़ा इदारेदार है, पूंजी वाला है, वो टैक्स कम देता। आज अपन यदि टैक्स करें उससे इकट्ठा, और प्रभात पटनायक ने उसकी पूरी एक आकलन करके बताया कि सारी हमारी शिक्षा, हमारी सेहत की अर्थव्यवस्था, इसको सबको आप पब्लिक सेक्टर में मुफ्त दे सकते हैं। मैं उसके आगे मेरा ख्याल है प्रभात आगे भी कई बार चीज़ों के ऊपर बात कर चुके हैं। मैं उसको जरूरत पड़ेगी तो बातचीत में अपन इसकी दोबारा चर्चा पे आ सकें कि भाई मुफ्त शिक्षा, मुफ्त सेहत, स्वास्थ्य का अपन प्रबंध कर पाए, पानी का सब कर पाए, तो तब तो जो है ऐसी मजदूर की जो जिंदगी है वो
कुछ थोड़ी सुखद, आम छोटे किसान की जिंदगी सुखद हो सकती है। और लेकिन इस समय आपने इन्हीं को पूंजी के संचय का आधार बनाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, साथ पहले पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अब तो सारा जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधार का ढांचा है, सड़कें हैं, पोर्ट हैं, ये सारे अडानी अंबानी को दे दिए गए, टाटा को दे दिए गए, एयरलाइंस भी दे दिए गए। 18,000 करोड़ में टाटा को लाखों करोड़ का एयर इंडिया का दे दिया गया। अब ये रेल भी देने को योजना बनाई हुई है इन्होंने, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अभी हमें रोकना होगा, क्योंकि रेल में तो सब कुछ चलता है, हाँ? बसें पहले जो है इन्होंने प्राइवेट की दिल्ली में। मैंने गाड़ी नहीं खरीदी थी 2001-2 तक, क्योंकि मैं तो कहता हूँ बस में चलना है, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। और मैं 30 साल से दिल्ली में था, लेकिन क्योंकि बस की पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, तो जो है ठीक है, मेरे पास तो थोड़ा सा सरकार की नौकरी थी, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं एक कार को भी ले सकता हूँ, क्योंकि नहीं तो 3-3 4-4 घंटे जो है रुकना पड़ता था एक बस के साथ। तो कहने का मतलब है, जो कि हमें नहीं होता था दिल्ली में, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना वो दिक्कत लगती थी, और पैदल तो जाया नहीं जा सकता था। तो ये जो है पूरी अर्थव्यवस्था की इदारेदार तरफ राज्य सत्ता हो जाए, जिसको, और जो गरीब है उससे जो है उसका बाजार बना दिया जाए, और नागरिक ना रहे, वो बेनिफिशियरी, लाभार्थी बन जाए। और अभी इस सरकार ने जो है उसको और आगे पहुंचा दिया है हर चीज में, खास करके उन्होंने महिला को टारगेट किया। बहुत सारी बहना स्कीम, लड़की स्कीम, हमने कितने बजे शुरू किया था? हो गया, हाँ। तो शुक्रिया। तो जो ये जो है आम आदमी, मध्यम वर्ग, मजदूर को भुगतान कर रहा है। अब चुनौती कैसे? ये अगले 20 मिनट में या 25 मिनट उसके ऊपर लगाता हूँ। मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ वापस, जो राधा कृष्ण कमीशन की कर उसने आपकी फौरी जरूरतों और फौरी चुनौतियों को जोड़ा। मेरी बात, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये करा कहूं कि जो कल्पना की गई थी, वो जो उसको यदि हमें अपने नए संदर्भ में यदि उसको स्वीकार करना है, उसको बेहतर बनाना है, उसको और अपने जीवन के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने आजीविका के लिए, अपने को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसका रास्ता यदि निर्माण करना है, क्योंकि वो हमारी चुनौती होगी, ताकि इसका विकल्प अपन है हमारे पास। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मनमोहन सिंह जी ने नव उदारवाद लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जब उन्होंने पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्ट करना शुरू किया, इन्होंने तो निजीकरण करना शुरू किया मोदी जी ने, वहां उन्होंने डिसइन्वेस्ट, उसका ओनरशिप तभी पब्लिक सेक्टर के पास था। और जो बैंक थे जिसको नेशनलाइज किया गया था, जैसे कोयले की खदानों को नेशनलाइज किया गया था, बैंकों को नेशनलाइज किया गया, जिससे कि वो इवन हरित क्रांति, जो गोविंद वल्लभ पंत की जो कल्पना थी, जेंटलमैन फार्मर, तकनीकी प्रोग्रेसिव फार्मर,
उसकी कल्पना थी, वो भी बगैर बैंक नेशनलाइजेशन के, राष्ट्रीयकरण के हो ही नहीं सकती थी। वो जो है बनाए गए, लेकिन वो बैंक किसके लिए? अब जो है वो अडानी अंबानी को ज्यादा लोन देते हैं, किसान को नहीं देते, मजदूर को नहीं देते, कारीगर को नहीं देते, बाकी को वो लघु, जिसको वो बहुत सारी एक दो स्कीमें हैं और लाभार्थी बना दिया उसको। लेकिन जो असेट्स बना करते थे, जो हमारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, निवेश, पूंजी निवेश है, मैं कृषि का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमारी 80% जो सार्वजनिक पूंजी है, जिसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट अपन करते हैं, इन्वेस्टमेंट को अपन पूंजी कहते हैं, निवेश करते जो है, कोई निवेश करते जो, वो निवेश जो है उसका 80% जो है वो हमारे को 3 स्कीमों में चला जाता है। एक तो किसान सम्मान निधि, नाम सुना होगा, 6,000 कितने लोगों को किसान सम्मान निधि मिली है? किसी को नहीं मिली। आप खड़ा करके इशारा कर दीजिए, जो 3,000 रुपया मिलता है 6,000 साल में, मुद्रा लोन किसको मिलेगा? मुद्रा लोन ये जो मुद्रा किसान सम्मान निधि हुआ लोग है, देखिए जो निवेश की बात कर रहा हूँ, वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो सार्वजनिक निवेश है वो है, उसका 80% किसान सम्मान निधि भावांतर, जिसको कहते हैं ना कि मूल्य आपको मार्केट में ना मिले तो कुछ जगह पे भावांतर, उसका अंतर दे दिया जाता है ताकि आपकी लागत जो है पूरी हो सके। ये नहीं कि उससे आपकी आमदनी बढ़े। और इंश्योरेंस, जो बीमा किया जाता है, उसका जो पेमेंट करती है सरकार, हालांकि वो अलग बात है कि वो सारी बीमा कंपनियों का फायदा हुआ है उससे, लेकिन आपके नाम पे बीमा करवाया जाता है, आपसे भी कुछ लिया जाता है और उससे सरकार भी कुछ देती है। इन्हीं तीनों स्कीमों में और कुछ छोटी स्कीमों में 80% पूंजी उसी में, ना तो कोई नए असेट्स बनते हैं, ना ही कोई नई तकनीकों में विकास कृषि के लिए होता है तो अडानी अंबानी के लिए। अभी अडानी को FCI हुआ करती थी, हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके 150 जो गोदाम थे, साइलो बड़े, उसमें से उसके कॉन्ट्रैक्ट 130 के अडानी को मिले। हमारे यहाँ पहले इदारेदारी एकाधिकारी के ऊपर कानून हुआ करता था, उसको निकाल दिया, वो हालांकि पिछली सरकार ने निकाल दिया। इस सरकार ने तो और कहा कि इनको पोर्ट भी दे दो, एयरपोर्ट भी दे दो, इनको समुद्र भी दे दो, सब कुछ दे दो, इनको बिजली भी दे दो, सब दे दो, इनको सारे खुदाने भी दे दो इनको। कृषि के लिए नहीं लोन, कृषि के लिए नहीं सार्वजनिक पूंजी, कारीगर के लिए नहीं, आदिवासी के लिए नहीं, उसके क्षेत्र में कोई विकास नहीं, सारी पूंजी जो है लग रही है कुछ बड़े शहरों में और उसको समृद्ध करने में, और इनको समृद्ध करने में, इनको ताकतवर बनाने के लिए। यदि मैं उसके पूरे आंकड़ों में चला जाऊंगा, अडानी अंबानी की कितनी पूंजी हो गई है, कितना संचय हो गया, तो उसी में सारा समय बीत जाएगा। लेकिन इन्होंने ये जो नीतियां अपनाई हैं, चाहे वो वित्त के मामले में हो, पूंजी निवेश के मामले में हो, या उत्पादन के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के मामले में, उसका हमने एक खुलासा किया। अब उसका अपन चुनौती कैसे देखें? मैंने कहा, मनमोहन सिंह कहते थे कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना सिंह उसको अपन कहा करते थे कि कोई विकल्प नहीं है कि आप दुनिया में इंटीग्रेट करिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आयात करिए, उसका कोई उतनी आप वो जो है उनके पास स्केल है, स्केल से इकोनॉमी हो जाती है और उससे मतलब आपकी लागत कम हो जाती है। यहाँ तो लागत बड़ी, वो जो पूरा जो थियरी था वो गलत था।
क्योंकि यदि स्केल यहाँ बढ़ता, यदि उत्पादन यहाँ बढ़े, तब तो जो है वो हमारे हाथ में है। निर्माण की जो मूल्य है, उसके जो लागत है, उसके जो नहीं तो वो जो है वो तय करते हैं, उनके पास मोनोपोली पावर है, बाजार के ऊपर उनका वर्चस्व है। कृषक जब बेचने जाता है बाजार में उसको तो मोल नहीं मिलता, लागत उसको जब खरीदने जाता है। तो मैंने करनाल पानीपत के एरिया में हरित क्रांति का क्षेत्र है, धान जो पैदा करते हैं, जो गेहूं पैदा करते हैं, उनकी लागत लगाई और उनका मोल कितना। 2011 से लेके 2020 का मैंने जो आकलन किया उसमें लगाया कि 10 गुना 11 गुना जो है लागत बढ़ गई थी, लेकिन मोल तो नहीं बढ़ा था, दाम तो नहीं बढ़ा था धान का और उसका। तो कृषक को और खेत मजदूर को और जो औद्योगिक मजदूर जो नोएडा में काम करता है, अभी इसका पूरे एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन में, जिसमें सोनीपत है, पानीपत है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, दिल्ली है, नोएडा है, इसमें सब में आंदोलन जोरों से, और उनके ऊपर सरकार बरस रही है, दमन कर रही है। ये जो विकास कहती है करती है, इसके साथ दमन जुड़ा हुआ है। तो मैंने शुरू किया था अपना पेपर कि वैश्विक स्तर पर ये दमन हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में भी दमन हो रहा है, लेकिन दमन से बात नहीं करता तो विकास की बात की जाती है। इसके विकास किसके लिए? विकास मैंने कहा उनकी पूंजी का, इदारेदार की उनकी पूंजी, वो विकास है उन्हीं के लिए। लेकिन हमारे लिए जो कल्पना थी, उस कल्पना का यदि अपन क्या कर सकते हैं, कुछ हम चुनौती स्वीकार कर सकते हैं। हम अपने इस विकास को, हमें अंग्रेजी में कहूँ तो रीफ्रेम करना पड़ेगा कि हमारा रास्ता क्या होगा, और उसको हमें स्थापित करना और उसको टिकाऊपन देना है, रेजिस्ट एंड स्टेबलाइज। मेरी पावर पॉइंट भी है, मैंने बना के दी हुई है, इसको मैंने 7 स्लाइड ही रखा है, उसको यदि हिंदी करके जाएगा कि ये रास्ते का निर्माण कैसे होगा। चैलेंज एंड रेजिस्ट, चुनौती देना और प्रतिरोध करना। ये मैंने बात कर दी कि चुनौती देंगे अपन, हम अपना विश्लेषण करके चुनौती देंगे, और विश्लेषण के साथ साथ अपन जो है रेजिस्ट का मतलब होता है कि अपन विकल्प भी बताएंगे और उनके रास्ते को नकारेंगे भी। चैलेंज एंड रेजिस्ट। दूसरा जो है रीफ्रेम करेंगे, मतलब उसकी परिभाषा बदल देंगे, और दूसरा उसके साथ जुड़ता हुआ उसको अपन उसके प्रयोग करेंगे। उसका केंद्र सरकार में भी जब मौका मिले उसको भी प्रयोग करो, और यदि मौका मिले प्रदेश की सरकार में करो प्रयोग, यदि जिला परिषद में मिले, पंचायत में मिले, प्रयोग करो, और अपने संगठनों के द्वारा भी उसका प्रयोग करो। कैसे आता और क्या क्या प्रयोग। तो जो मैंने राधा कृष्ण कमीशन की शुरू की थी बात, मैं उसको लेकर उसका जो है कि कृषक, कारीगर और मजदूर की अर्थव्यवस्था, मैंने कहा 3500 अर्थव्यवस्थाएं थी उस समय, जिसको स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कल्पना की गई। क्या थी वो? उसमें मिश्रित खेती थी, बाड़े पे, प्लॉट पे आपका आम का पेड़, नींबू का पौधा, आपका अमरूद का पौधा, क्योंकि इनकी नीचे जड़ें जाती पानी को खींच सकती। लेकिन हमने पेड़ साफ हो गए मेरे पंजाब, हमारे हरियाणा में पेड़ नहीं दिखता, क्योंकि अपने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो हमारा रास्ता जरूरी था ही नहीं, बल्कि गलत रास्ता था। तो जो हमने जिसको कहते थे कि धान ही सिर्फ लगाना और सिर्फ गेहूं ही लगाना, उसी का फसल चक्र अपनाना, नहीं, मिश्रित खेती। हम 3 साल में यदि फसल का चक्र करें तो 20 से 30 फसलें कर सकते हैं।
यदि पानी का अपन पहुंच हो हमारे पास, इसको भूमि का पहुंच हो, पहुंच साधनों तक, संसाधनों तक, क्षमताओं तक और मार्केट तक मैं आता हूं। लेकिन मैं उसकी एक कल्पना दे रहा हूं कि ये जो मिश्रित खेती है, इसमें जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें जो है आप एक फसल के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। दूसरा आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी है, स्कूल का भी हो सकता है पैसा देना पड़े, फीस का हो सकता है, जब कोई बीमार होता है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो आपको सारा साल की आमदनी चाहिए, राउंड द ईयर, अंग्रेजी में कहते हैं राउंड द ईयर इनकम, सारा साल आमदनी। जैसे सैलरी जो मेरे को मिलती थी, सारा साल मिलती थी ना, मेरे को हर महीने मिलती थी ना सैलरी। यदि कोई नौकरी करता है सहारा में या किसी और में, तो हर महीने आमदनी होती है ना। इसी तरह से कृषक की, कारीगर की, मजदूर की सारा साल का काम और सारा साल की आमदनी, ये संभव है भूमि में। और उसमें जो बाहरी इनपुट है, जो कॉर्पोरेट से आती है, उसको 100 में से 80 रुपए जाते हैं हमारे उसी के पास, कॉर्पोरेट के पास। आज हरियाणा का किसान कर्जे में डूबा, वो आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो गुलाम है कुल किसान। 100 रुपए में से 80 रुपए तो चले गए इदारेदार के पास, बड़ी कंपनी के पास। तो किसान अपने में आत्मनिर्भर नहीं। वैसे तो इज्जत की, सम्मान की बात हमारी जो मुहिम हुआ करती थी, हमारी जो आंदोलन थे कि किसान को इज्जत और सम्मान तब रहेगा कि वो कर्जे में नहीं डूबा होगा। वो इज्जत और सम्मान तो तब होगा यदि वो अपने पे हर साल उसको हर महीने हाथ ना फैलाना। तो इज्जत सम्मान का मामला तो यही है ना। और अपने पे निर्भर होना, कॉर्पोरेट के साथ जो हमारा पूरा रिश्ता बनाया गया है, क्या उससे अपन मुक्ति पा सकते हैं? There is an alternative, and वो alternative आज से ही उसका प्रयोग करना संभव है, क्योंकि मैं उसके 4 कंपोनेंट मैंने बारे के ऊपर एग्रो फॉरेस्ट्री करना। जंगलों में होता है, जंगल कैसा होता है? जंगल में तो अपने में निर्भर है ना, वो तो टिकाऊपन है ना उसका। जब ये जंगल कटा ना जाए, टैक्स ना कर दिया जाए, जो कि ब्रिटिश ने किया, आगे कर रहे हैं, अभी सरकारें कर रही हैं, क्योंकि वो ना करे तो जंगल तो लाखों साल रहता है ना। कई क्या कहते हैं, जनरेशन जो है उसके ऊपर पली दादा परदादा, उसके पीछे भी पता नहीं है ना कितने रहे। आपको तो ये मालूम, वो उसी जंगल में या उसी वो खेती जो है उसमें वो आत्मनिर्भर है, टिकाऊ है। तो यदि इस तरह की अपन, जंगल एक तरह से उभरता है, लेकिन खेत भी जंगल की तरह, जल जंगल जमीन की तरह अपन विकसित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने उसका बाड़े का बताया। अंदर मिश्रित खेती कर सकते हैं, दलहनी फसलें कर सकते हैं, सब्जियां कर सकते हैं। ये सब मिलके 1.5 एकड़ का प्लाट, हाँ, उसको मैंने नहीं करा, इनकी ICR यहाँ से 14 किलोमीटर क्या 5 किलोमीटर दूर है ये इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बिरसा मुंडा रांची की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे मुश्किल से होगी 10-12 किलोमीटर होगी, मेरा ख्याल है ज़्यादा नहीं होगी। उन्होंने ये मॉडल स्थापित किए हैं। तो जो वो मॉडल जो है उसमें वो कॉर्पोरेट के पास मुश्किल से 5-10 रुपए जाएंगे, 80 रुपए नहीं जाएंगे। आप कर्जे के अंदर दबेंगे नहीं, मुख्य हाँ उसके लिए थोड़ी सी पूंजी लगानी पड़ती है, जो कि किसान को दी जाए, उसका पहुंच बने फाइनेंस तक। और ये जो मिश्रित खेती है, इसी के साथ जोड़ दिया जाए अपनी जो पशुपालन में बकरी है, भेड़ है, मुर्गी है। जब चाहा अंडा भी बेचा, मुर्गी भी यदि बेचनी पड़ी तो बेचा,
है ना, बेचते हो ना, उसको हमारे यहाँ कहते हैं कि वो एटीएम है। ऐसे एटीएम से जाके कार्ड से अपन पैसा निकाल लेते हैं ना, तो बकरी बेच दिया और मुर्गी बेच दिया, मुर्गा बेच दिया, और वो जो जरूरत है उसको अपनी को पूरा कर दिया। समझ आई बात का? पशुपालन, गाय रखना, बकरी रखना, भेड़ रखना, आज भी देश की कृषि के ऊपर 60% हमारी यहाँ की जनसंख्या निर्भर है। जो शहर में भी पहुंचा है आपका आदिवासी साथी, या जो दूसरा किसान का बेटा बेटी या भूमिहीन किसान, वो भी उसकी अभी एक काम गांव में है। यदि वो मिला लिया जाए, क्योंकि है ना, पलायन होता है ना आपके यहाँ से, खूब होता है पलायन। मैं तो यहाँ पे खूंटी में, तोरपा में, मैं यहाँ पे गिरडी में, कोडरमा में, पेटरवार, बोकारो में, मैं खूब अभी मुझे पिछले 3 महीने से मैं घूमा हूँ, गया हूँ और भी काम कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ मैं उसको, और आपके साथ काम करने को तैयार, ताकि हम आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बना सकें। जो कल्पना थी 1948 में संघर्ष से निकली हुई, आजादी के आंदोलन से निकली हुई, वो कल्पना दोबारा उसको संघर्ष से जिंदा करना, बल्कि उसको और बेहतर बनाना, क्योंकि आज का संदर्भ है ना, वो 1948 का संदर्भ था, 2026 का संदर्भ अलग है, उसमें जरूर से भी अलग अलग है थोड़ी सी, तो करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। सारी दुनिया बदलती है। जब हम पशुपालन की तरफ देखें तो जो है, मैंने जो नाम दिए, बकरी, भेड़, गाय, सुअर भी हो सकता है, सुअर करते, पिगरी करते, लेकिन इन सब के लिए मार्केट भी बन सकती है। लेकिन हमने सिर्फ मंडियां बनाई गेहूं और चावल के लिए, धान के लिए, तो सबके लिए मंडियां क्यों ना हो? यही तो है, मंडी भी सबके लिए, एमएसपी भी सबके लिए, मार्केट में दाम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सभी चीजों के लिए, कभी, ताकि लागत हमारी पूरी, और लागत हम कम कर सकते हैं। मैंने बताया कि इससे जो लागत है, आज भी आंध्र प्रदेश में कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग है। हमारे एक दोस्त हैं पी विजय कुमार, IAS ऑफिसर, अभी मुझे किसी एक और IAS ऑफिसर के बारे में अखिलेश भी पूछ रहे थे यूपी में, जिन्होंने साक्षरता में हमारा साथ दिया। वो उन्होंने अपनाया नेचुरल फार्मिंग, जिसको सरकार भी आजकल खूब बढ़ावा देने में लगी हुई है। तो जो है उसको, लेकिन बढ़ावा क्या दे रही है, बहुत वो, लेकिन वो मॉडल अपने में इनकम्प्लीट है। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कम से कम शुरुआत करता हूँ। उन्होंने, लोग अपना रहे हैं, 10 लाख के करीब किसानों ने अपने में उसको अपनाया है, क्योंकि वो लागत कम कर देगा। वो जीव अमृतम और दूसरे बीज को ट्रीट करते हैं, गोबर और इसके दूध दही इसी चीज से ट्रीट करते हैं, लेकिन वो पूरा साल आमदनी नहीं दे सकता। लेकिन यदि पशुपालन जोड़ दिया जाए, फॉरेस्ट्री जोड़ दिया जाए, और साथ में मछली पालन जोड़ सकते हैं, मुर्गे का जो पखाना है, वो जो है मछली के लिए खाना, उसके लिए भोजन बनता है। मचान कैसे बनानी है, पशु, उसमें मुर्गी पालन कैसे करना है, उसकी सारी जो है वो स्थानीय अर्थव्यवस्था से उसके साधन आ सकते हैं, बैम्बू से बन सकता है। कहने का मतलब मेरा जो है कि ये पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था, जिसमें आज भी 60-70% जो इकॉनमी है वो खेत की, उसके साथ जुड़े हुए राउंड द ईयर इनकम मिला, राउंड द ईयर वर्क मिला, सालाना काम मिला, सालाना ही आमदनी मिली, और साथ में उद्योग धंधे विकसित कर सकते हैं। मैं अभी पुणे में था परसों, हमारे साथी थे जो एक KR दाते, वो भी बहुत बड़े हाइड्रोलॉजिस्ट थे, जिनको मैं 1980 में मिला था। उन्हीं के साथ हमने काम शुरू किया। वो पानी का विशेषज्ञ थे, और
वो उन्होंने एक किताब लिखी, बायोमास बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब हमारे बैम्बू पे आधारित। अभी पेटरवार में मैं गया तो वहाँ पे बोकारो के पास, तो वहाँ एक पूरा गांव जाता है बांस के ऊपर काम करता है। आपके खूंटी में गया, वहाँ पे लाह पे काम करते हैं, है ना, उस पे प्लास्टिक ला करते ना, आपको जानते ना, सब लोग जानते होंगे, है ना। तो ये जो है इनके जो है इसको विकसित किया जा सकता है, नई तकनीकें इसमें जोड़ी जा सकती हैं। और हमने यही काम शुरू किया है गिरडी में, पेटरवार में और खूंटी में। और अपन अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में एक बड़ी वर्कशॉप करने वाले हैं 3 दिन, जिसमें हम अपने नतीजों का खुलासा भी करेंगे। तो भाई जो हमने किए, और ये मैं सिर्फ 6 महीने के काम की खुलासा करेंगे। काम तो हमें 3 साल 5 साल स्थापित करने के लिए चाहिए, और उसमें मैं चाहता हूँ कि हम सभी साथियों को उसमें शामिल करें। यहाँ से जो साथी हैं वो अपने समूह यदि उनमें से अपन साथियों को बुलाएं जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं। अभी मैंने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उनकी ट्रेनिंग करवाई है 40 किसानों को। इसी में मधुमक्खी पालन, मशरूम बनाने में, पशुपालन में नए तरीकों से कैसे उसका बेड कैसे बनाते हैं, मचान कैसे बनाते हैं, किस तरह से वो जो है आपका 100 में से जो 80 रुपए कॉर्पोरेट खा रहा है उसका खात्मा। कॉर्पोरेट से चुनौती हमने दे दी, हमने एक नया रास्ता परिभाषा दे दी, हमने उसको रीफ्रेम कर दिया और स्थापित करने का रास्ता प्रयोग शुरू कर दिया। और इसके लिए स्कीमों का मांगना, इसके लिए बैंकों से पैसा मांगना, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, करेंगे साथ में, है ना। और स्कीमें हैं भी कुछ, उसका इस्तेमाल नहीं हो कि लोग, किसानों को स्कीमें नहीं मालूम है। जो सरकार की इवन आज हेमंत सोरेन सरकार की भी जो स्कीमें हैं उसका लोग नहीं जानते, क्योंकि कोई ना तो वैज्ञानिक कोशिश करता है, वो भी लेबोरेटरी में बंद है, और जो ब्यूरोक्रेट है वो तो सिर्फ अपने बड़े पूंजी वालों को और बड़े उच्च मध्यम वर्ग को ही, बड़े किसान को ही वो जो है सहयोग देते हैं, वो पहुंच जाते हैं। हमारे पास कोई ऐसा समूह नहीं है, हमारे पास ऐसा कहते किसान देख के मानता है, और वो बातचीत से नहीं मानता। दिनेश अग्रवाल कह दिया उससे नहीं बात, दिखाओ भाई कैसे करते हैं, कैसे हो सकता है। ये किसान आंदोलन का एक बड़ा रास्ता बनना चाहिए, कारीगर आंदोलन का बड़ा रास्ता बनना चाहिए, खेत और मजदूर का एक बड़ा आंदोलन का रास्ता और हथियार बनना चाहिए। ये हमारा हथियार है कॉर्पोरेट जो इदारेदार हैं उनके साथ लड़ने के लिए कि हम तुम्हें खत्म कर सकते हैं, हम तुम्हें कमजोर कर सकते हैं, हम आप ताकतवर हो सकते हैं। और यदि ये रास्ता कठिन तो है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं जीवन के साथ जुड़ा हुआ रास्ता है, ज्ञान विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ रास्ता है। अब मैं थोड़ा शहरी में आ जाता हूँ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मैंने थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत सारे लोग, कितने लोग शहर की अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं यहाँ पर, शहर की अर्थव्यवस्था से, तो शहर में कितने लोग हैं यहाँ? मैं सोच रहा हूँ कितना मैं शहर के ऊपर बोलूं, ज्यादा नहीं है शहर पे, सब गांव के रहने वाले ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए। तो मैं ये बता रहा था कि जो छोटे उद्योग है, बैम्बू का, पेट्रोल का, बोकारो का, अभी मैंने लखनऊ में जड़ी बूटियों के ऊपर ट्रेनिंग करवा कि भाई कैसे जड़ी बूटियों को आप बचा सकते हैं, कैसे उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसका अभी 8, 9, 10 जुलाई को एक पूरी ट्रेनिंग, और यहाँ पे अभी पेटरवार में ट्रेनिंग ओरिएंटेशन चल रहा है। जो वैद्य होते हैं ना, लोकल वैद्य होते हैं, वैद्य भक्तु, है ना, जड़ी बूटी इस्तेमाल, उनका कैसे जो वैलिडेटेड नॉलेज है
क्लेम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों कैंसर ठीक कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जो कि उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो सही है, लेकिन वो विश्वास है लोगों का बना हुआ है, तो ठीक है, वो करता रहता है वैल्यू भक्ति भी कि मैं ठीक कर दूंगा, और एक आधा यदि कोई ठीक हो भी गया तो उसको फिर वो जो है अपना उदाहरण बना लेता है। लेकिन नहीं, अपन उसको वैलिडेट कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक तरीका है, जो उद्योग उसके ऊपर एक एफिशिएंसी आ सके, स्केल आ सके, उसके लिए जड़ी बूटियों का कैसे प्रोसेसिंग करें उसका। हमने मंडी में, मैंने इसमें तीसरी स्लाइड में मंडी एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया है। मंडी एक्सपेरिमेंट है, इससे मैंने अपनी प्रयोग की यात्रा शुरू की। मेरा 1987-88 का पहला प्रोजेक्ट जो मैंने किया, क्योंकि अपन तो जाते थे कि विज्ञान को कृषक के साथ जोड़ा जाए, कारीगर के साथ जोड़ा जाए, और उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोड़ा जाए, उसको ऐसा नहीं कि गुलाम बनाने के लिए जोड़ा जाए। जैसे कि हुआ अपन उसको जो हुआ उसको हमने औद्योगिकरण, हमने मंडी में फलों और सब्जियों में वहाँ के जो फल थे, वहाँ का जो आड़ू था, उसका वहाँ का जो अमरूद था, हमने जो वहाँ की सब्जियाँ थी, उसका हमने प्रोसेसिंग शुरू किया, वैल्यूएशन किया। मतलब उसमें गुणवत्ता की, जबकि जेली बनाया, जैम बनाया, जूस बनाया, बनाते वैसे आप, लेकिन हमने इतना एडमिशन बनाया कि बड़ी कंपनी जो हिंदुस्तान लीवर की थी या उसको हमने चुनौती दे दी। उसका माल बिकना बंद और हमारा माल बिका। मंडी में आज भी नांगवाई में चले जाइए, आपको मिलेगा, कुल्लू में, पूरे मनाली में हमारा ब्रांड है फार्मर, वो मिलेगा। लेदर के बैग बनाने हमने शुरू किए, चमड़े के आर्टिसन जो है उसकी ब्रांड है, वो मिलेगा। हमने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। हरा बैरा आंवला आप जंगल से जुड़े हुए हैं, जानते हैं ना या। तो साथियों, समय की पाबंदी को ख्याल में रखते हुए 80 मिनट मुझे साथी ने बताया है कि खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं इसको अभी 2 मिनट में, 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा समेट दूंगा। तो ये जो रास्ता है जिसके साथ यदि जुड़ा जाए, पब्लिक एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ, मतलब सार्वजनिक शिक्षा और सार्वजनिक सरकारी स्वास्थ्य, इनको यदि जोड़ा जाए, और सारी पानी की व्यवस्था, जो कि ये जो नई अर्थव्यवस्था जो है उसका, उससे जो है टैक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कम टैक्स देता है इदारेदार यहाँ का पूंजीपति दुनिया में, और उसके ऊपर यदि संपत्ति का टैक्स लगाया जाए, और जब वो अपनी संपत्ति किसी बच्चे को देता है, इनहेरिटेंस टैक्स देता है, तो उसके ऊपर यदि टैक्स लगाया जाए तो, और 1% जो सुपर रिच है, बहुत अम्बानी की 50 मंजिला महल है बम्बई में, हाँ, अतारिया कहते हैं उसको या कुछ कहते हैं, या एंटीला, हाँ। तो जो है उसके ऊपर यदि टैक्स लगाया जाए, तो 1% भी लगाया जाए, तो उससे जो है पूरी शिक्षा और स्वास्थ्य जो है और पानी का, पब्लिक सर्विसेज का अपन जो है कर सकते। क्योंकि अब 1948 वाली स्थिति नहीं है कि 93% लोग जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में थे और 7% शहरी। अब आज हो गया है कोई 60-40 कह लीजिए, अभी 40 हुआ नहीं है, 36-64 के करीब है अर्बन, और उसमें भी यदि मेट्रो लगा लिए जाए तो फिर जो है और भी कम है, क्योंकि अर्बन जो दूसरा है, जो शहरी है, वो शहर जुड़ा हुआ है अभी भी गांव से। खूंटी तो जुड़ा हुआ है ना, पेटरवार, चोट, ये जुड़े हुए हैं ना अभी भी। कुमला भी जुड़ा है ना अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, चाहे शहरी हो, है ना।
तो ये जो शहर है दिल्ली से बहुत अलग है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कट चुकी है। सिर्फ खाद्यान्न आता है या मजदूर आता है वहां से, जो गरीबों की तरह वहां भी रहता है जैसे अपने घर पे रहता था, लेकिन थोड़ा सा उसको एक घर में, क्योंकि वहां पे काम यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हो, सारा साल आमदनी का हो, तो हो जाएगा, प्लान करेगा अपना घर छोड़ के। वो क्यों नरक है? आज वो अपने को कैसे जिंदा रख के घर के परिवार को चलाता है। मैं तोरपा में बात कर रहा था खूंटी में उस समय, या पेट्रोल में, सब जगह से प्लान, कुछ आमदनी, काम नहीं, सारा साल आमदनी का साधन हो, सारा साल तो जो है वही लोग जाएंगे जो कि उस शहरी अर्थव्यवस्था में जिनको जो है अच्छी आमदनी की संभावना है। जैसे मैं गया, मजदूर को जाए, और यदि मजदूर जाए तो उसको उसका पूरा मिलताना मिले वहां पे। आज नहीं कि ऐसी सरकार की कल्पना करना, ऐसी सत्ता की कल्पना करना, कोई जुर्म तो नहीं है। दमन क्यों होना चाहिए उसके ऊपर, है ना, कि भाई उसको रोजी रोटी मिले, उसको अपना पूरी आजीविका मिले। और यही कल्पना के साथ ये एक अपन विकल्प दुनिया के सामने रख सकते हैं, इसके सामने कि हम कर सकते हैं, हमें ये सुविधा, ये बैंक से फाइनेंस चाहिए, हमारे को ये तकनीक चाहिए, ये चाहिए। और इसके लिए दूसरा जो मार्केट का ऊपर वर्चस्व अदानी अंबानी का खत्म, वित्तीय पूंजी का खत्म, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खत्म, इसको वहीं तक सीमित करो जहां पे, और उसमें भी जल्दी से आत्मनिर्भर बनो। आज ये देश, मैंने कहा 1986 में जब मैंने पेपर लिखा और मैंने पूरी कैलकुलेशन करके किया, सारे देशों से अपन उतने ही आत्मनिर्भर थे जितना चीन था, बल्कि चीन से ज्यादा अपन के आसपास निर्भर हो गए थे, अपन आत्मनिर्भर थे। आज भी ये मशीनरी बन सकती है। हमारे यहाँ के सारे वैज्ञानिक, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, 45% जो वैज्ञानिक है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम करता है, बैंगलोर में बैठ के, हैदराबाद में बैठ के। उसकी जितनी भी बौद्धिक संपत्ति है, जो योगदान होता है, उसका मालिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। सिस्को है, गूगल है, गूगल का नाम सुना, माइक्रोसॉफ्ट है, इसका नाम सुना, ये जो इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है उसके मालिक उन्हीं के लिए काम करता है। अपने लिए हमारे पास कोई अपना, हम कुली हैं दुनिया के लिए। जैसे रेलवे के ऊपर कुली बोझा उठाता है ना, अपन दुनिया की IT कंपनी के कुली हैं। अपन उनका बोझा उठाते हैं, नोएडा में बैठ के, गुड़गांव में बैठ के, इनमें अपन जो है कुली से नहीं, हमें तो स्टेशन मास्टर बनना है। हमें तो जो है अपने भूमि का, अपने साधनों का, संसाधनों का, ज्ञान का, विज्ञान का, धरोहर का मालिक हमें बनना है, ये देश को बनना है। ये कल्पना हमारे पास संभव है, करके दिखाया है, करके दिखा सकते हैं। इसी कल्पना के साथ मैं कहता हूँ कि हमें अपने लोगों को अपने, क्योंकि आप क्यों नहीं लड़ते, क्योंकि आप अपने पाँव पे यदि आधारित होंगे, अपने पाँव पे खड़े होने को होंगे, तो आप कहेंगे ठीक है, अपन तेरा दमन भी देखेंगे, हमने देख लिया है, देखेंगे, हम देखेंगे, ये कह सकते हैं। और किसान जो है पंजाब का, वो चाहे वो पीड़ित था, वो जो है वो मजदूर था, वो इंडस्ट्रियल वर्कर जो होता है, जब उसमें ताकत होती है तो वो लंबी लड़ाई भी लड़ सकता है, और आप लंबी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। तो अपने पाँव पे अपने खड़े होना, अपनी आधारशिला को मजबूत करना, फिर कहेंगे अपन इसके लिए भी लड़ेंगे, उसके लिए भी लड़ेंगे, ठीक है। तब ये मेरा कल्पना है कि आज चुनौती है आत्मनिर्भरता के लिए, कैसे अपन दे सकते हैं। मैं धन्यवाद। अब सवाल जवाब बहस करेंगे, क्या करेंगे, सवाल उठाइए, कोई बात